तो देखिए भाई साहब, आज की जो क्लास है उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, मैं आप लोगों को कुछ बता भी नहीं सकता हूँ कि अब देखो जितने भी बच्चे 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो भाई उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर। आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार करना। इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को 20 फरवरी को मिलने वाले हैं, तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जरूर से जरूर मिलेंगे। अब देखो ये पेपर जब आप लोगों को दिया जाए तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ये दोनों काम आप लोगों को करना है। कोड और वगैरह अपना देख लेना। 801 AB का मेरा कोड है, ये मेरा कोड है, पेपर का कोड है ना। तो पूरा पेपर आप लोगों का फंसेगा। और अब इसके बाद देखो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेरा निर्देश दिया गया है। निर्देश को भी पढ़ लेना कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अब देखो मैं पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। इसके बाद ये हमारे निर्देश दिए हैं। निर्देश पढ़ लेना कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहने वाला है। निर्देश नंबर 2 दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। जो हमारा खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न पत्र के खंड बा में 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछे गए हैं। और पास होने के लिए कम से कम 23 नंबर आवश्यक हैं। सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अब चलो यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जैसे मेरा पूछा जाएगा खंड आ में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और वो मैं प्रश्न सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 मेरा कहता है, देखो प्रश्न नंबर 1 मेरा कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो प्रश्न नंबर 1 मेरा कहता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो ये जो प्रश्न है पेपर में मेरा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखो नेपोलियन का जो संबंध था वो मेरा फ्रांस से संबंध था। तो जैसे ही पेपर में ये वाला प्रश्न है तो आप लोगों को फ्रांस को सही करना है ना। तो पेपर में ये प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इस बात को याद रखना। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से वापस कब आए थे, ये मेरा प्रश्न नंबर 2 होने वाला है। तो ये भी देखो पेपर में 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। तो महात्मा गांधी जो थे मतलब अफ्रीका से वापस कब आए, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 3 देखो मेरा कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। जो मेरा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, प्यारे बच्चों ये भी 1 नंबर का ही पेपर में आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है ना। तो देखो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो आप लोगों को न्यूयॉर्क को याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए भाई, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो मेरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो मेरा IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना भाई कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो हुई थी वो मेरी 1944 में हुई थी। अब देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो है ये थोड़ा लगता है कि बोर्ड की तरफ से गलत प्रश्न बनाया गया है भाई। प्रश्न नंबर 5 में थोड़ा आंसरों को गलत कर दिया गया है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो भाई कहाँ आयोजित किया गया, इसमें देखो समीर दिया है, हजरत जयपुरी दिया है, जयदेव दिया, रवि राय दिया। तो ये हमारा देखो मतलब इसमें 4 ऑप्शन गलत हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जब ये पेपर आप लोगों को दिया जाए तो आप लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन क्लिक कर देना, या फिर आप लोग समीर पर लगा देना, या फिर हजरत जयपुरी पर क्लिक कर देना, या फिर इसका ये कोई भी आप कर देना, आप लोगों का 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन पेपर में आप लोगों का 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा ये वाला। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो भाई कौन सा संसाधन है जिसको हम पुनः चक्र में प्रयोग में ला सकते हैं। तो भाई पेपर में 1 नंबर का ये भी आएगा। पवन ऊर्जा है कि पशुधन है ना, कि लोहा है कि ज्वारी ऊर्जा है। तो ये मेरा प्रश्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर, इसका सही हो जाएगा, लोहा को सही करेंगे। अब चलो आगे देखो बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम प्रश्न नंबर 7 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 मेरा कहता है, देखो प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि जो मेरा लौह अयस्क जो है, देखो प्रश्न नंबर 7 देखो कह रहा है कि लौह अयस्क जो है किस प्रकार का
लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ए ऑप्शन दिया नवीकरण योग्य संसाधन है, बी ऑप्शन दिया मेरा कि प्रवाह है, कि अनवीकरण योग्य है, कि जैव है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो कह रहा है कि लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 को सही करेंगे। जो मेरा लौह अयस्क जो है ये एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि इसमें पूछा गया कि मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है। देखो काली मिट्टी होती है मेरी, है ना, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो होती है ये एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो आप लोगों का जो डी ऑप्शन है भाई, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 मेरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। अब भाई पूछा गया कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य जो कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादित करता है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 दिया है पंजाब, सी ऑप्शन दिया है उड़ीसा, डी ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा को सही करेंगे। तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य मेरा उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखने वाले हैं हम लोग। और प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। इसमें से कहा हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो लौह खनिज है। तो प्यारे बच्चों ये भी पेपर में 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। इसमें कहा गया कि लौह खनिज कौन सा है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है मेरा ये एक लौह खनिज हो जाएगा। तो मैंगनीज के बाद अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। मतलब हमें उस देश का नाम बताना है जिस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो भाई उस देश का नाम हो जाएगा भारत। तो भारत का जो विभाजन जो था वो धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। इतना याद रख लेना। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाई संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये भी देखो आएगा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भाई इस तरीके से मिलाकर हमारे 12 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 देखो हमसे कहता है, प्रश्न नंबर 13 जो है पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 13 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषय, मतलब कि निम्न में से उस विषय का नाम बताना है जो कि राज्य सूची में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। भाई पुलिस दिया है, सिंचाई दिया है, मृदा दिया है, कृषि दिया है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो इनमें से बताने कि कौन सा ऐसा विषय जो कि राज्य सूची में नहीं आता है। तो भाई इसमें से मेरा राइट आंसर हो जाएगा मृदा जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, और ये सब राज्य सूची के ही विषय आते हैं। अब प्रश्न नंबर 14 देखो। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो भाई हमसे पूछा गया कि संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। ये भी देखो प्रश्न नंबर 14 जो है प्रश्न नंबर के भी मेरा पेपर में 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। और हमसे पूछा गया कि संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो भाई ए ऑप्शन दिया भारत, बी ऑप्शन दिया श्रीलंका, सी ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी ऑप्शन दिया है बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो श्रीलंका को सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। मतलब कि 2 राज्यों के बीच, जब हम 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो भाई उसको हम क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन देख लो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन दिया मेरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी ऑप्शन दिया है मेरा राष्ट्रीय व्यापार, और सी ऑप्शन दिया है मेरा आंतरिक व्यापार, डी ऑप्शन दिया है वस्तु विनिमय। तो अब भाई देखिए प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सही करेंगे भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। मतलब कि जो उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, है ना। तो ये भी देखो 1 ही नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। जिला अधिकारी के पास जाना चाहिए, कि पुलिस स्टेशन के पास जाना चाहिए, कि उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के पास जाना चाहिए, कि सिविल न्यायालय के पास जाना चाहिए।
तो भाई कहाँ जाना चाहिए? तो देखो, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए हमेशा उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के पास जाना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर देखो कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? मतलब कि किस वर्ष उपयुक्त उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में पारित हुआ था। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 को याद रखना है। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 18 कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? जो भारत जो होता है, भारत जो है प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो भाई किसका आयात करता है ना, ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख लो। यहाँ पर देखो, ए ऑप्शन दिया है चाय, बी ऑप्शन दिया है खाद्यान्न, और सी ऑप्शन देखो मेरा, सी ऑप्शन है मेरा जूट का सामान। सी ऑप्शन है जूट का सामान, और लास्ट है 4 नंबर पर है कच्चा पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम को सही करेंगे, है ना। तो कच्चा पेट्रोलियम मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मेरा पेपर में एक ही नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 20 देखो कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किसको हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं? पहले बच्चों एक नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। अब प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय विकसित देश है? कौन सा विकसित देश है भाई? इसमें से विकसित देश पूछा गया है, कौन सा विकसित देश है? एक नंबर का आएगा पेपर में। ब्राज़ील दिया है, बांग्लादेश दिया है, भारत दिया है और फ्रांस दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस को सही करेंगे। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो आप लोगों का खंड बा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप लोगों का खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा जो रहने वाला है 50 नंबर का, आप लोगों का खंड बा भी पूछा जाएगा, तो वो भी देख लो। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया खंड बा, और यहाँ पर लिखा वर्णात्मक प्रश्न। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 80 शब्दों में सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 मेरा कहता है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। मतलब कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी 2 शर्तें लिखना है। तो भाई पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। एक अथवा करके लिखा है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे और उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो 2 में से आप लोगों को चाहे तो इसका उत्तर लिखना या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखना, 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, फिर मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, फिर मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरे को देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 2 हमसे कहता है कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जो मृदा संरक्षण है, मृदा संरक्षण के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इससे समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। जो भाई मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और इसकी सुरक्षा के लिए कोई 4 उपाय भी बताने हैं। तो ये भी देखो 4 ही नंबर का पेपर में आएगा। और अथवा करके लिखा है कि भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भाई मतलब कि वन व्यवस्था को कितने तरीके से व्यवस्थित किया गया है, उनकी क्या क्या विशेषताएं, तो ये सब कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो ये भी देखो, ये भी हमारा अथवा करके लिखा है। तो 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 3 देखो मेरा लिखा है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक संगठित क्षेत्र क्या है, इसके कोई 3 लाभ लिखिए। तो एक संगठित क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों, इसके कोई 3 लाभ लिखना है। तो देखो लाभ लिखने पर आप लोगों को 4 नंबर दे दिए जाएंगे। अच्छा, 4 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। फिर मेरा अगला जो प्रश्न है, अगला यहाँ पर अथवा करके दिया है कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। मतलब कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव भी हमको देना पड़ेगा, है ना। तो कहता है कोई 3 सुझाव दीजिए। तो भाई 3 सुझाव देने पड़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण दीजिए। तो भाई क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, उसका मैं आलोचनात्मक परीक्षण देना है। तो अब पेपर में जो प्रश्न है ये भी 4 ही नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि जातिवाद क्या है, भारतीय राजनीति पर इस कुप्रथा के बड़े प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भाई उसका मैं उल्लेख भी करना है। आप देखो मेरे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वर्णात्मक सेकंड। वर्णात्मक सेकंड के सारे सारे प्रश्नों के उत्तर नोट कर लेना भाई, है ना। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मेरे यहाँ से बन जाते हैं 150 शब्द में, सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 मेरा दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो भाई ये अथवा करके दिया, मतलब 6 नंबर का पेपर में आएगा।
और एक अथवा करके दिया है। आप लोगों को चाहे तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। दो में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित समझाइए। तो दो में से आप लोगों को एक उत्तर लिखना पड़ेगा, उदाहरण सहित समझाना है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाओं का वर्णन कीजिए। गन्ने के 2 सर्वप्रथम उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो भाई ये भी मेरा 6 नंबर का ही पेपर में आएगा। और एक अथवा करके लिखा है कि गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये मेरे प्रश्न में दूसरा हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न 3 के बारे में। प्रश्न 3 देखो मेरा कह रहा है, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है। जो राजनीति में जो जाति जो होती है वो किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उसको हमें उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। मतलब उसकी हमें उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो भाई पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा करके लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 3 लाभ बताइए। जो मेरी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसके में कोई 3 लाभ बताने हैं। तो 3 लाभ आप लोगों को बताने पड़ेंगे। अब चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो भाई उसकी में विवेचना करना है। और अथवा करके लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो भाई उसको में स्पष्ट करना है ना। तो ये हमारे प्रश्न बन जाते हैं। अब यहाँ से देखो मेरा मानचित्र स्टार्ट हो जाता है। मानचित्र वाले प्रश्न देख लीजिए। मानचित्र कहता है कि मानचित्र वाले प्रश्न देखो कि निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। इतना आप लोग पढ़ लेना। और ये मेरे सारे मानचित्र वाले प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न मेरा कहता है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा प्रश्न कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था। तीसरा प्रश्न दिया है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ। चौथा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। और जो 5वां प्रश्न है वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये देखिए हमारे 5 प्रश्न हो गए। मानचित्र वाले प्रश्न आप लोगों के पेपर में 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ से तो मेरा 9B स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से हम आप लोगों को बताएंगे 9B वाले प्रश्न है ना। तो इसमें से देखो आप लोगों का हिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और भूगोल से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री के 5 नंबर मैंने आप लोगों को पक्के करा दिया, भूगोल के 5 नंबर पक्के कर लो। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है किस स्थान पर है, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा बना देना। मानचित्र आप लोगों को वहीं पर ही दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए। भाई उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा और उसको नाम सहित सब कुछ दर्शाना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है कि मुंबई बंदरगाह को मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। चौथा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, इसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो अब 5वां प्रश्न है कृष्णा नदी देश के किस भाग में बटी है, तो उसको चिन्ह द्वारा इस दर्शाना देना। भाई तो इसे देखिए हमारा पेपर हो चुका है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करके समझा दिया है। पूरा पेपर अपना तैयार कर लीजिए और पढ़ करके चले जाइए भाई। चलिए जब तक के लिए मैं आज की क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ।